नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस इकोलॉजी के अंतर्गत अध्याय 8 पढ़ रहे थे अपन, जिसमें समष्टित्व जीव संख्या पारिस्थितिकी पॉपुलेशन इकोलॉजी है। ये एक आपका अध्याय है जिसके अंतर्गत अपन जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पढ़ चुके थे। उसी से आगे का जो अपना टॉपिक है जिसको आयु अनुपात कहते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आयु अनुपात क्या है। आयु अनुपात एज रेटियो जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, जीव संख्या में आयु अनुपात मुख्य रूप से जीव संख्या की कच्चे जन्म दर एवं मृत्यु दर से प्रभावित होती है। मतलब जो जन्म दर होती है और मृत्यु दर होती है, उन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसी को अपन आयु अनुपात कहते हैं। या जो जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, वो आयु अनुपात को प्रभावित करती है। समष्टि को 3 परिस्थितिकी कालों में विभाजित किया जा सकता है। अब समष्टि जो समुदाय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व जनन काल जिसको अपन कहते हैं प्री प्रोडक्टिविटी पीरियड, और दूसरा है आपका जनन काल जिसको रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं, और तीसरा है पश्च जनन काल जिसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड कहा जाता है। तो 3 प्रकार के आपके समष्टि के जो है काल विभाजित किए गए हैं आयु अनुपात में। एक बंद समष्टि में देखिए यहाँ पर आगे है, एक बंद समष्टि में जहाँ पर उत्प्रवास इमिग्रेशन और अप्रवास इमिग्रेशन उत्प्रवास और अप्रवास नहीं हो रहे हो, विभिन्न आयुओं में अनुपात की प्रवृत्ति स्थिर होने की बनी रहती है, जहां जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो। यानी जितनी जन्म दर होती है उतनी ही मृत्यु दर होती है। तो वहां पर जो आयु का अनुपात होता है वो निश्चित होता है, समान होता है और बराबर होता है। आयु अनुपात भविष्य के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रजननता एक निश्चित आयु तक ही सीमित रहती है। यानी प्रजननता मतलब जो है बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कुछ समय तक ही रहती है, लंबे समय तक नहीं रहती है। वह मृत्यु दर दूसरे कारकों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अभ्यारण्य के मुख्य जंतुओं में, जो अभ्यारण्य का मतलब होता है कि जो कृत्रिम रूप से जो है जीव जंतुओं को रखा जाता है, उस स्थान को, क्षेत्र को अभ्यारण्य कहा जाता है। अभ्यारण्य के मुख्य जंतुओं में युवा व वयस्क के बीच का अनुपात जो होता है वो 2:1 का होता है। यानी युवा 2 और वयस्कों की संख्या 1 होती है। इस प्रकार का अनुपात रहता है। तो ये 2:1 जो है वो स्थिर अनुपात रहता है। यानी एक स्थिर जो अनुपात है वो इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो ये सामान्य सी जानकारी है। देखिए, आयु अनुपात की एज रेटियो की परिभाषा के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो परिभाषा जैसे जो निश्चित जीवन काल के अंतर्गत जो समान जन्म दर और मृत्यु दर रहती है, बराबर जो जन्म दर और मृत्यु दर रहती है, उसी को आयु अनुपात कहा जाता है। आयु अनुपात के आधार पर समष्टि को 3 भागों में बांटा गया है। समष्टि को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व जनन काल और पश्च जनन काल। उसके बाद में जो है इसमें उत्प्रवास और अप्रवास, वही है आपके जन्म दर और मृत्यु दर। जो आयु अनुपात जो होता है वो उसके अंतर्गत स्थिर रहता है। जितना उत्प्रवास होता है उतना ही अप्रवास होता है। और एक अभ्यारण्य के अंदर जो है आयु का जो अनुपात होता है वो 2:1 रहता है। युवा जो रहते हैं वो 2 रहते हैं और वयस्कों की संख्या 1 रहती है, और इनकी जो संख्या वो स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना वो देखते हैं अपन। देखिए, अगला जो टॉपिक है अपना वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण। किसी जीव संख्या में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की तुलनात्मक प्रचुरता को आयु वितरण कहते हैं। यानी आयु वितरण किसे कहते हैं? जीव संख्या में विभिन्न आयु वर्ग के, यानी अलग अलग आयु वर्ग के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर तुलनात्मक रूप से निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को आयु वितरण कहा जाता है। आयु वितरण व्यवस्था अनेक कारणों पर निर्भर करती है, और सीधा जो प्रभाव है वो जन्म और मृत्यु दर पर पड़ता है। यानी आयु वितरण का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो जन्म दर पर और मृत्यु दर पर पड़ता है, और ये अनेक कारणों पर निर्भर भी करती है। साधारणतः तेज गति से बढ़ती हुई जीव संख्या में युवा सदस्यों की अधिक प्रचुरता होती है। इनके अतिरिक्त किसी परिवर्तनशील जीव संख्या में वृद्धावस्था के सदस्यों का बाहुल्य या प्रचुरता भी रहती है। मतलब तेज गति से बढ़ती हुई जीव संख्या, ध्यान दीजिए, साधारणतः तेज गति से बढ़ती हुई जीव संख्या में युवा सदस्यों की जो संख्या है वो अधिक रहती है, और वृद्ध जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम रहती है। इनके अतिरिक्त किसी परिवर्तनशील जीव संख्या, ध्यान रखना ये पतनशील है, सॉरी, ये यहाँ पर देखिए पतनशील, पतन का मतलब होता है जो नष्ट होने वाले हैं या जो विलुप्त होने वाले हैं या जो मृत्यु के कगार पर हैं। तो पतनशील जीव संख्या में वृद्धावस्था के सदस्यों का बाहुल्य या प्रचुरता रहती है। पतनशील का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होने वाली है वो वृद्धावस्था में रहते हैं सदस्य, और जिनकी संख्या अधिक रहती है वो युवावस्था में रहते हैं सदस्य। इस प्रकार का एक जो है यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। एक तरफ जो है आयु वर्ग दे रखा है वर्षों में, और दूसरी तरफ जो है ये जो है आयु का वितरण दे रखा है। गिरती हुई जनसंख्या है, स्थायी जनसंख्या जो स्टेबल रहती है, और यहाँ पर ये युवा जनसंख्या है। इस प्रकार से देखिए गिरती हुई जनसंख्या यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बीच में बढ़ती है और उसके बाद में वापस गिर जाती है।
स्थायी जनसंख्या जो है शुरुआत में अधिक रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। युवा जो जनसंख्या होती है वो भी जो है शुरुआत में अधिक रहती है और बाद में अंत में धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये युवा जनसंख्या, स्थायी जनसंख्या और गिरती हुई जनसंख्या का यहाँ पर डायग्राम दे रखा आयु वर्षों के अनुसार है, यानी यहाँ से जो है 0 से स्टार्ट होगी और उसके बाद में आगे जो है वर्षों में बढ़ती जाएगी। तो बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर दे रखा है। तो ये आपका जो है आयु वितरण है, आयु वितरण का यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया गया है। इसके बाद में देखिए वैज्ञानिक है, जीव संख्या आयु वितरण व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक है बोर्डनिमर। बोर्डनिमर ने 1938 के अंतर्गत आयु को 3 श्रेणियों में वितरित किया और 3 श्रेणियां जो अभी आपने पहले पढ़ा है वही है। प्रजनन पूर्व आयु है, यानी प्री रिप्रोडक्टिव एज है, जिसके बाद में दूसरी वास्तविक प्रजनन आयु जो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एज है, और तीसरी है प्रजनन पश्चात आयु जिसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। पूर्व प्रजनन का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा करने या संतति उत्पन्न करने से पूर्व की अवस्था है उसको अपन प्रजनन पूर्व आयु कहते हैं। वास्तविक प्रजनन आयु का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है युवा या वयस्क जो है संतति उत्पन्न करते हैं वो वास्तविक प्रजनन आयु होती है। और प्रजनन पश्चात आयु का मतलब होता है यहाँ पर जो वृद्धावस्था होती है, प्रजनन के पश्चात वृद्धावस्था आती है, उसको यहाँ से इस प्रजनन पश्चात आयु से दर्शाया गया है। विभिन्न जंतुओं में उपयुक्त तीनों आयु की अवधि अलग अलग होती है। सब में जो है जंतु है सब में अलग अलग या विभिन्न जंतु जो होते हैं उनमें ये तीनों प्रकार की आयु अलग अलग मानी गई है, परंतु मानव जाति में ये तीनों प्रजनन आयु लगभग समान अवधि की होती है। जैसे कुछ कीट जातियाँ हैं, जैसे तितली में दीर्घ प्रजनन पूर्व और संक्षिप्त वास्तविक प्रजनन आयु पाई जाती है। इस कीट में प्रजनन पश्चात आयु नहीं होती, यानी इसमें वृद्धावस्था नहीं पाई जाती है। अधिकांश जंतु और वनस्पति प्रजातियों में प्रजनन पूर्व आयु अधिक लंबी होती है। अधिकांश जो जंतु होते हैं और जो वनस्पति प्रजातियां होती है उनमें प्रजनन पूर्व जो आयु होती है वो सबसे अधिक लंबी होती है, अधिक जो समय की है वो पाई जाती है। इस प्रकार से बोर्डनिमर ने 3 भागों में इसको बांटा है आयु वितरण को भी। जिस प्रकार से आयु अनुपात को बांटा था उसी प्रकार से आयु को 3 भागों में बांटा है। एक आपकी प्रजनन पूर्व आयु, दूसरी आपकी प्रजनन वास्तविक प्रजनन आयु है और तीसरी आपकी प्रजनन पश्चात की आयु है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की आयु पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में ये समान जो है पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपके आयु स्तूप या पिरामिड। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ से जो प्रश्न आपका बनेगा वो टिप्पणी के आधार पर बनेगा, यानी यहाँ से जो है आपको इनमें से 2 या 3 या 4 जो है आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाएगी। तो अपन ने जन्म दर मृत्यु दर पढ़ा, उसके बाद में आयु अनुपात पढ़ा, उसके बाद में आपने आयु वितरण पढ़ा है और अब अपन जो है आयु स्तूप या पिरामिड पढ़ रहे हैं। एज पिरामिड क्या होता है देखिए, किसी भी जीव संख्या की आयु वितरण व्यवस्था को बहुभुजी पिरामिड या जिसको अपन अंग्रेजी में पॉलीगोनल पिरामिड की सहायता से दर्शाते हैं। इस पिरामिड की आधार रेखा द्वारा संबंधित जाति के आयु सदस्यों या प्रारंभिक अवस्थाओं की संख्या अथवा प्रतिशत दर्शाया जाता है। आधार रेखा के ऊपर लंबवत या बहुकोणीय रेखाओं से बने पिरामिड आयु दर्शाते हैं, जिसे चित्र 8.7 नीचे दर्शाया गया है। पिरामिड ए की आधार रेखा सबसे अधिक लंबी है या बड़ी है, अर्थात इस पिरामिड में सबसे अधिक प्रारंभिक या युवा अवस्थाओं की संख्या दर्शाई गई है। और पिरामिड बी में साधारण और पिरामिड सी में युवा अवस्थाओं का प्रतिशत सबसे कम दर्शाया गया है। ये 3 पिरामिड दे रखे हैं जिनके बारे में यहाँ से अपन ने पढ़ा है। देखते हैं तीनों चित्रों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक तरफ जो है आयु दे रखा है, एज दे रखी है, दूसरी तरफ आपके आयु वर्ग की प्रतिशतता दे रखी है जो पिरामिड के आधार पर दे रखी है। यहाँ पर पिरामिड के आधार पर ये आयु प्रतिशतता दे रखी है, तो ये आपका एक पिरामिड है। बहुभुजी एक संरचना बनाई जाती है और उसके द्वारा जो है एज को दर्शाया जाता है। आयु के अंतर्गत ये प्रतिशतता दर्शाई गई है, परसेंटेज ऑफ एज क्लास। यहाँ सबसे ज़्यादा ए जो वर्ग है, यानी यहाँ पर ए जो पिरामिड है, ये पिरामिड ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो आयु की प्रतिशतता है वो अधिक है, उसके बाद में बी के अंदर कम है और सी के अंदर उससे भी कम है। तो सबसे कम अगर पूछा जाए एज प्रतिशतता तो पिरामिड सी में है, और सबसे अधिक अगर पिरामिड में अगर प्रतिशतता पूछी जाती है तो आपका ए पिरामिड है। ये नीचे लंबी जो रेखा है, बड़ी रेखा है, ये आपके प्रतिशतता को दर्शाती है। अधिक प्रतिशतता है यहाँ पर जो है ये इससे कम प्रतिशतता है, और फिर सी के अंदर इससे भी कम प्रतिशतता है। तो सबसे कम प्रतिशतता सी पिरामिड में और सबसे अधिक प्रतिशतता आपके ए पिरामिड में। तो पिरामिड के द्वारा भी जो है आयु को दर्शाया जाता है, या आयु का जो है स्तूप बनाकर पिरामिड बनाकर भी जो है आयु के वितरण को दर्शाया जा सकता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना वो जैविक क्षमता है, जिसको बायोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। किसी भी विशिष्ट जीव की संभावित जनन दर को उसका जैव विभव कहते हैं। ये परिभाषा ध्यान दीजिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो एक प्रकार से आपका नोट से ही जो है नोट्स जिस प्रकार से आप बनाते हो, तो इस अंडरलाइन वाली जो रेखा है
उसी को आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जो मैंने अंडरलाइन की है, जैविक क्षमता क्या होती है। देखिए, किसी भी विशिष्ट जीव की संभावित जनन दर को, विशिष्ट जीव, कोई भी विशिष्ट जीव है उसकी संभावित जो जनन दर होती है, जनन दर का मतलब होता है निषेचन करने के बाद में जो संतति उत्पन्न होती है, उस दर को उसका जैविक विभव या इसको अपन जैव विभव या इसी को अपन बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद में देखिए, प्रकृति में किसी भी जीव संख्या की सफलता उसकी जैविक क्षमता पर निर्भर करती है। यानी प्रकृति जो है उसमें किसी भी जीव संख्या की जो सफलता है उसकी किसके ऊपर निर्भर करती है, जैविक क्षमता पर ही निर्भर करती है, बायोटिक पोटेंशियल पर निर्भर करती है। संभावित जन्म दर और संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने योग्य संतान की संख्या या जीव संख्या वृद्धि को ही जैविक क्षमता कहते हैं। यह आपको देखिए संशोधित रूप से परिभाषा दे रखी है। परिभाषा क्या है देखिए, इस संभावित जन्म दर और संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने वाले, यानी जन्म दर के बाद में और मृत्यु दर के बाद में शेष जो जीवित रहने वाले या जीवित रहने योग्य जो संतानें हैं, उन संतानों की संख्या या उनकी जीव संख्या वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, जैविक क्षमता कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। ये आपकी जो है इस जैविक क्षमता की परिभाषा है जो मैंने आपको भी बताई है। आशा करता हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, किसी जंतु प्रजाति की उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं जिसके माध्यम से वह सर्वोत्तम पारिस्थितिकी कारकों की उपस्थिति में अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता को उपयोग करके संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने योग्य संतान की संख्या से जीव संख्या वृद्धि करती है। जो अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी है उस परिभाषा को संशोधित करके यहाँ लिखा गया है। दोबारा देखिए, किसी जंतु प्रजाति की उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं। यानी आंतरिक और स्वाभाविक जो शक्ति होती है उसी को जैविक क्षमता कहते हैं, जिसके माध्यम से वह सर्वोत्तम पारिस्थितिकी कारकों की उपस्थिति में, सर्वोत्तम पारिस्थितिकी जो कारक होते हैं भौतिक और रासायनिक कारक, उन कारकों में अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता का उपयोग करके और संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जो जीवित रहने योग्य संतान हैं उन संतानों की संख्या या उनकी जीव संख्या में वृद्धि करती है। तो ये आपका जो है जैविक क्षमता या जैविक शक्ति कहलाती है, जो संपूर्ण जो है आपकी परिभाषा के रूप में यहाँ दिया गया है। जैविक क्षमता को आप जो है एक सूत्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये एक सूत्र दे रखा है, इस सूत्र के अनुसार भी आप जो है जैविक क्षमता को निकाल सकते हैं, जैविक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा एन बटा डेल्टा टी बराबर आर एन, या आर बराबर होता है डेल्टा एन बटा डेल्टा टी एन। आर का मतलब होता है, जैसे आर दे रखा है यहाँ पर 5 प्रति मंथ दे रखा है, और एन का मतलब दे रखा है 100, और इन दोनों को 5 × 100 बराबर डेल्टा एन बटा डेल्टा टी, अर्थात जैविक विभव क्या हो गया आपके 500 प्राणी हो गए। देखिए यहाँ पर एन क्या है, एन संख्या है, टी यहाँ पर समय है, आर यहाँ पर बढ़ने की दर है, और डेल्टा यहाँ पर छोटा या कम परिवर्तन है। यानी डेल्टा को किससे दर्शाया गया है, छोटा या कम परिवर्तन इससे दर्शाया गया है। तो देखिए 5 जो मंथ दे रखे हैं, प्रति मंथ दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए टी यहाँ पर समय दे रखा है, और एन यहाँ पर संख्या दे रखी है, और आर यहाँ पर बढ़ने की दर है। तो आर देखिए यहाँ पर दर जो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो एक मंथ में जो है 5 जो है जीव बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए एन क्या है, एन यहाँ पर देखिए एन बराबर 100, ये एक संख्या है, सदस्य की संख्या है जो एक समष्टि के अंदर निवास करते हैं। और उसके बाद में अपन जो है इस टी समय के अंतर्गत इनको ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर जो डेल्टा है उसका मतलब छोटा या कम परिवर्तन है। तो एक सूत्र है डेल्टा एन बटा डेल्टा टी, इस सूत्र से आप जो है जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा से डेल्टा करता है, और एन यहाँ पर जो है ये एन इंटू एम, यानी आर इंटू एन, इससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, जैव विभव प्राप्त होता है, जो कि कितने हैं, 500 प्राणी है। इसके बाद में आगे अपन जनन क्षमता व उत्पादकता, फर्टिलिटी एंड फेक्युंडिटी, जिसको FECUNDITY फेक्युंडिटी है। देखिए क्या होता है जनन क्षमता या उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है व्यष्टि अथवा समष्टि में संतानोत्पादन की सामर्थ्य से लिया जाता है, जबकि जनन क्षमता का वास्तविक अर्थ जनन क्रिया से है। यानी उत्पादकता तो क्या होती है, संतान उत्पादन की क्षमता या सामर्थ्य, और जनन क्षमता क्या है, जनन क्षमता है जनन करने की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, जनन क्षमता कहते हैं। किसी प्रजाति या स्पीशीज की उत्पादकता कार्यकीय कारकों पर निर्भर होती है, जैसे कि लैंगिक परिपक्वता के ऊपर निर्भर करती है। लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब होता है प्राप्त होने में लगने वाले समय पर अंडे और शुक्राणु के उत्पादन पर। अंडे और शुक्राणु का उत्पादन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है। तो निषेचन के समय की परिस्थितियों पर भ्रूण परिवर्धन की गति
पर तथा से ऐसे ही अन्य कारकों पर भी यह निर्भर करती है, यानी लैंगिक परिपक्वता पर, निषेचन पर और भ्रूण परिवर्तन की जो गति होती है उसके ऊपर जो है निर्भर करती है स्पीशीज की उत्पादकता। ध्यान दीजिए, जनन क्षमता जो होती है, जनन क्षमता कारकों या पारिस्थितिकी कारकों पर अधिक निर्भर करती है। यह किसी विशिष्ट पर्यावरण में जनन शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, यानी जो जनन क्षमता है वो पारिस्थितिकी कारकों पर निर्भर अधिक करती है और यह किसी विशिष्ट पर्यावरण में जनन शक्ति की अभिव्यक्ति भी होती है। तो इस प्रकार से ये जो आपका एक टॉपिक है जिसको अपन जैविक क्षमता है, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, जो अपन ने अभी पढ़ा है, टिप्पणी के रूप में अगर आपको पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से नोटेट करेंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक का नाम है जीव संख्या या समष्टि अनुक्रियाएँ। जीव संख्या या समष्टि अनुक्रियाएँ क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी तटस्थ अनुक्रियाएँ, न्यूट्रलाइज्म, और दूसरी होती है धनात्मक अनुक्रियाएँ, पॉजिटिव इंटरेक्शन। देखिए, तटस्थ अनुक्रिया जो होती है इनका जीव संख्या घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि धनात्मक जो अनुक्रियाएँ होती है वो धनात्मक अनुक्रियाएँ क्या होती है? देखिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है? यह अनुक्रियाएँ जीव संख्या वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से किसी भी जंतु की उन्नति संभव होती है, यानी जो धनात्मक अनुक्रियाएँ होती है वो जीवों के लिए आवश्यक होती है। इनके द्वारा किसी भी जंतु की उन्नति होती है या उन्नति संभव होती है। ऐसी क्रियाओं में विभिन्न जीव संख्या एक दूसरे से सहयोग करके उपयुक्त सुविधाओं का आदान प्रदान करती है। यानी ऐसी जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं विभिन्न जीव संख्या एक दूसरे से सहयोग करके उपयुक्त सुविधाओं का आदान प्रदान भी करती है, जिनसे दोनों जो सदस्य होते हैं उनको लाभ भी पहुंचता है। फिर इसके बाद में देखिए, ये जो आपकी धनात्मक अनुक्रियाएँ हैं मुख्यतः फिर से अलग अलग प्रकार की होती है। जो पहली आपकी है मूल सहयोग या सहजीवन, जिसको अपन पढ़ चुके हैं पहले, प्रोटो कॉर्पोरेशन और म्यूटलिज्म जिसको कहते हैं। इस प्रकार के सहयोग में दोनों प्रजाति एक दूसरे को लाभकारी सहयोग देती है। ध्यान रखना, धनात्मक अनुक्रियाओं में केवल पॉजिटिविटी ही मिलेगी, इसमें जो है सहयोग ही मिलेगा। तो मूल सहयोग या सहजीवन जो आप पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत जो दो सदस्य होते हैं उन दोनों को ही लाभ पहुंचता है। उसके बाद में सहभोजिता, जिसको कॉमनलिज्म कहते हैं। सहभोजिता क्या होती है? इस प्रक्रिया में एक प्रजाति को लाभ पहुंचता है परंतु दूसरी प्रजाति को न तो लाभ पहुंचता है और न ही किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है। तो ये दो प्रकार की आपकी धनात्मक अनुक्रियाएँ हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। अगली है नकारात्मक अनुक्रियाएँ, जिनको नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। इनके बारे में अपन आगे पहले जो नेक्स्ट वीडियो है, प्रीवियस वीडियो अपन ने देखा था, उनमें पढ़ चुके हैं। तो धनात्मक जो अनुक्रियाएँ होती है उसी प्रकार से नकारात्मक अनुक्रियाएँ होती है, लेकिन इनमें जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता, यानी धनात्मक एनर्जी नहीं मिलती है। अनेकों ऐसी अनुक्रियाएँ या प्राकृतिक अनुक्रियाएँ हैं जो एक प्रजाति के लिए लाभप्रद हो सकती है परंतु दूसरी जीव संख्या पर निश्चित विपरीत प्रभाव डालती है। यानी जरूरी नहीं है कि लाभ ही पहुँचे एक प्रजाति को या दूसरी प्रजाति को। इनके मुख्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला जो उदाहरण है जो अपन पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है परभक्षण, प्रीडेटेशन। परभक्षण क्या होता है? देखिए, परभक्षण वैसे आप पढ़ चुके हैं। इस अनुक्रिया में एक शक्तिशाली प्रजाति दूसरी शक्तिशाली प्रजाति के सदस्यों का, ध्यान दीजिए, एक शक्तिशाली प्रजाति दूसरे दुर्बल प्रजाति के सदस्यों का शिकार या परभक्षण करके उसकी जीव संख्या वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे कि बिल्लियाँ निरंतर चूहों का परभक्षण करके चूहों की जीव संख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालती है, मतलब उनकी संख्या को कम करती है। तो ये एक प्रकार का परभक्षण जो है नकारात्मक अनुक्रिया है। दूसरा है परजीवन, जिसको पैरासाइटिज्म कहते हैं। परजीवन भी जो है आपका एक नकारात्मक अनुक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि एक नकारात्मक अनुक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, परंतु कभी कभी परजीवी पोषक के लिए प्राण घातक भी सिद्ध हो जाता है। यानी उनके जो पोषक होता है उस पोषक को यह हानि भी पहुंचा सकता है। परजीवी अपने पोषक का शोषण करके उसके विकास और वृद्धि में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है और अंत में जो है उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, अतिरिक्त मृत्यु दर भी बढ़ा सकता है। ये भी आपका जो है एक प्रकार की नकारात्मक अनुक्रिया है। फिर इसके बाद में तीसरी आपकी स्पर्धा, जिसको कॉम्पिटिशन कहते हैं। विभिन्न जीव संख्या में अनेकों प्राकृतिक सुविधाओं के लिए उस समय भारी संघर्ष छिड़ जाता है जब उन सब की पूर्ति समान सुविधाओं पर आधारित है। यह स्पर्धा मुख्यतः भोजन के लिए, निवास स्थल के लिए संघर्ष उत्पन्न करके जीव संख्या वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी समान भोजन और समान निवास स्थान होने पर जो है स्पर्धा या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और संघर्ष होने की स्थिति में जीव संख्या पर प्रभाव भी पड़ता है और वो प्रभाव जो होता है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्राकृतिक अनुक्रियाओं के धनात्मक और नकारात्मक या ऋणात्मक अथवा तटस्थ यानी शून्य प्रभाव को सारणी के रूप में पिछले अध्याय में आपको दिखाया गया था, जिसके अंतर्गत धनात्मक कौन कौन सी प्रक्रियाएं धनात्मक प्रभाव डालती है, कौन सी अनुक्रियाएं नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक जो है प्रभाव डालती है और कौन सी जो है तटस्थ प्रभाव उत्पन्न करती है, ये आपको जो है
पिछला जो आपको वीडियो था, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें दिखाया गया होगा। अगर नहीं दिखाया गया तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सारणी है जीवों के अंतर्जातीय संबंध के आधार पर आपको ये सारणी दिखाई गई है। इसमें देखिए सहयोगी और इसके बाद में असहयोगी, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव दोनों प्रकार का जो संबंध है वो दे दिया गया है। जो आपके सहयोगी या कोऑपरेटिव संबंध है उसमें उदासीनता, सहोपकारिता और सहभोजिता आती है। और असहयोगी या नॉन कोऑपरेटिव के अंतर्गत प्रतिजीविता, परजीविता, परभक्षण और प्रतियोगिता जो अभी आपने पढ़ा है वो आते हैं। देखिए जाति अ है और जाति ब है, क्योंकि दोनों जातियों की दो जातियाँ होगी तभी दोनों के मध्य सहयोगी और असहयोगी संबंध दर्शाया जाएगा। जाति अ और जाति ब, सहयोगी के अंतर्गत देखिए उदासीन में क्या होगा, शून्य। शून्य का मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं होता है। सहोपकारिता के अंतर्गत दोनों को जो है लाभ पहुंचता है। सहभोजिता के अंतर्गत एक को लाभ पहुंचता है, दूसरी को हानि पहुंचती है। असहयोगी के अंतर्गत ध्यान दीजिए, प्रतिजीविता जो है उसमें प्रतिजीविता में एक को लाभ, एक को हानि पहुंचती है और दूसरे को लाभ भी नहीं पहुंचता है, मतलब कोई लाभ नहीं पहुंचता है, कोई हानि नहीं पहुंचती है। परजीविता के अंतर्गत क्या होता है, एक को लाभ पहुंचता है, दूसरे को हानि पहुंचती है। परभक्षण के अंतर्गत क्या होता है, एक को लाभ पहुंचता है, दूसरे को हानि पहुंचती है। प्रतियोगिता के अंतर्गत दोनों को ही क्या होता है, हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये एक सारणी है जिसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। ये जीवों के अंतर्गत अंतर्जातीय संबंध है, दो जातियों के मध्य जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। एक आपका सहयोगी होता है और एक आपका असहयोगी होता है। इसके अंतर्गत आपके धनात्मक, इसके अलावा ऋणात्मक या नकारात्मक और शून्य प्रभाव तीनों दिए गए हैं। देखिए आप ये शून्य, प्लस का और जो माइनस का चिन्ह दे रखा है, यह आपके धनात्मक अनुक्रिया को, ऋणात्मक अनुक्रिया को, और एक आपकी जो है शून्य अनुक्रिया जो थी जिसका नाम था शून्य अनुक्रिया या जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको दर्शाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक जो आपका लेसन था समष्टि का आजीव संख्या का, उसके अंतर्गत अपन ये 3-4 बातें पढ़ी, 3-4 जो टॉपिक अपने पढ़े हैं। इसके बाद में अगले जो टॉपिक है अपन अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंतर्गत देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।